अब तक आपने देखा। ऋषि दोनों की फोटो खींचकर मुस्कुराते हुए जैसे ही पीछे मुड़ता है किसी से टकरा जाता है। अब आगे, और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो गिरने लगता है, लेकिन वो गिरता उससे पहले किसी ने उसे संभाल लिया। उसने सामने देखा तो एक खूबसूरत लड़की थी जिसने उसे गिरने से बचाया था। ऋषि को तो होश ही नहीं था, वो बस उस लड़की को देखे ही जा रहा था। लेकिन तभी उसे एक गुस्से और चिढ़ी हुई आवाज सुनाई दी जिससे उसे होश आया। ये आवाज उस लड़की की थी जो कब से उसकी इन हरकतों को बर्दाश्त कर रही थी। जब उससे और अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो वो चिल्लाकर कहती है, अब उठोगे या यहीं पड़े रहने का इरादा है। उसकी आवाज से ऋषि ही नहीं होश में आया बल्कि बेचारे हमारे लव बर्ड्स भी नींद से जाग गए थे। नायरा ने जब खुद को कुणाल की बाहों में देखा तो वो उसे घूरने लगी जैसे पूछ रही हो ये कब हुआ। कुणाल बड़े प्यार से उसे देखते हुए बोलता है, जब मैंने देखा तुम पूरी रात ऐसे ही बैठी थी इसलिए मैंने तुम्हें सही तरीके से सुला दिया और फिर तुमने एकदम से मुझे पकड़ लिया तो फिर मैं भी ऐसे ही सो गया। उद्धरण चिन्ह। नायरा को उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। उसने कहा, ठीक है अब चलो और देखो ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं। ऋषि, देखो तुमने मुझे बचा लिया इसके लिए शुक्रिया, लेकिन तुम मुझ पर ऐसे चिल्ला नहीं सकती, माफी मांगो समझी। उद्धरण चिन्ह। लड़की, क्या मैं तुमसे माफी मांगूंगी ये हो सकता है, लेकिन तुम्हारे सपने में और तुम यहाँ कैसे आए। ऋषि कुछ कहता कि उससे पहले वहाँ कुणाल और नायरा आ जाते हैं। और कुणाल ऋषि से, तू इतना शोर क्यों कर रहा है। ऋषि गुस्से से कुणाल से, तो क्या हंसू कि ये मुझे अपने दो सर के सिंग और अपने दांत दिखाकर डराने की कोशिश कर रही है, भूतनी कहीं की, और मुंह बना लेता है। उद्धरण चिन्ह। ऋषि की बात सुनकर लड़की गुस्से में, तुम्हारी ही ममत कैसे हुई मुझे भूतनी कहने की, तुम तो भूत से भी ज्यादा बड़े वाले शैतान हो। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों की बकवास सुनकर कुणाल तो मजे ले रहा था, लेकिन नायरा को अब चिढ़ हो रही थी, इसलिए उसने कहा अलिना। उसके बस इतना कहने से अलिना चुप हो जाती है और नायरा को देखकर बोलती है, सॉरी बॉस। नायरा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम ऐसे ही तो नहीं आई होगी, क्या बात है। अलिना, हाँ बॉस कुछ जरूरी है, और उन दोनों आदमियों को देखने लगती है। उद्धरण चिन्ह। नायरा सर हिलाते हुए कहती है, चलो, और वो दोनों उन दो लड़कों को छोड़ बिना कुछ कहे चले जाते हैं। वो भी मुंह लटकाकर अपने घर चले जाते हैं। मोर पंख विला। बॉस, आपने जो काम दिया था वो हो गया है। हमारी टीम से 2 लोग स्पेशल फोर्स में शामिल हो गए हैं, वो भी कुणाल सर के असिस्टेंट और जूनियर के तौर पर। नायरा, वेरी गुड, उन्हें समझा दिया ना कुणाल के आसपास रहे और उसे प्रोटेक्ट करे। उद्धरण चिन्ह। हाँ बॉस, मैंने पहले ही उन्हें सब समझा दिया है। नायरा, हम और एंटीडोट का टेस्ट पॉजिटिव है तो उन्हें तैयारी करने को कहो, हमें 3 दिन बाद प्रोसेस चालू करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। अलिना, बॉस सब एकदम रेडी है और मैंने डॉक्टर शुक्ला को भी सब समझा दिया है और आपके पापा की बॉडी पर हमारी दवाइयों का इफेक्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। नायरा खुश होकर बस 1 महीने के अंदर पापा एकदम ठीक हो जाएंगे। फिर वो एकदम से कहती है, गाड़ी निकालो, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। इतना कहकर अपने रूम में चली जाती है। माउंटेन विला। कुणाल अंदर आकर सीधा अपने रूम में चला जाता है रेडी होने, और ऋषि बस उसे जाता देखता रहता है। 20 मिनट बाद कुणाल एक ब्लैक अरमानी बिजनेस सूट में आता है और ऋषि के पास बैठ जाता है। राजू काका आकर उन दोनों को कॉफी देते हैं और अपना काम करने लगते हैं। ऋषि कुणाल को घूरते हुए कहता है, तेरे तो कल मजे थे, मतलब तू, तेरी महबूबा और ऊपर से चांदनी रात और तुम दोनों अकेले साथ। अरे क्या बात है, लोग तो प्यार में शायर बनते हैं, मैं बेचारा तो अपने दोस्त के प्यार को देख शायर बन गया। कुणाल उसकी नौटंकी देखकर बोलता है, बस कर, अब तूने सब देखा, फिर क्यों बार बार तंग कर रहा है। ये बता कि कोई जरूरी बात है क्या जो तू मुझसे कहना चाहता है। कुणाल की याद दिलाने पर ऋषि को एकदम से याद आता है और वो बोलता है, कुणाल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कुणाल अपनी एक आईब्रो चाहते हुए, कैसी प्रॉब्लम। ऋषि अपनी बात पूरी करते हुए, मेहरा एंटरटेनमेंट कंपनी ने नील के काम को रोक दिया है और इन सब का कारण सिर्फ वो मेहता फैमिली है। उद्धरण चिन्ह। कुणाल उसकी बात को सुनकर कहता है, ये तो होना ही था, मेहरा फैमिली वैसे भी मेहतास को सपोर्ट करती है, और सुनने में तो ये भी है कि जल्द ही दोनों फैमिली रिश्तेदार बनने वाली है। उद्धरण चिन्ह। तू बस नील को कंपनी से फ्री करवा, हम ब्लू लाइट स्टूडियो को साइन करेंगे।
उस स्टूडियो को इन्फॉर्म कर दो कि हम इन्वेस्टर बनने में इंटरेस्टेड है। ऋषि खुश होकर, अरे वाह, मैं तो भूल ही गया था कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन है और तूने ये पहले ही सोच लिया था कि तू नील को वही स्टूडियो में काम कराएगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, दी कुणाल कपूर बस उस एनएस कंपनी को ही खुद के बराबर समझता है और एक स्माइल कर देता है। उद्धरण चिन्ह। कुणाल उठते हुए कहता है, चलो हमें ऑफिस जाना है, मेरी 11 बजे एक मीटिंग है। और अपने सनग्लासेस पहन लेता है और जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ जाता है उसे नायरा भी अपने विला से बाहर आती दिखती है, जो एक स्टूडेंट की तरह लग रही थी। कुणाल नायरा को ऐसे देख एकदम से सरप्राइज हो जाता है। कुणाल ही नहीं, ऋषि भी शॉक में था कि जो लड़की 2 दिन पहले एक मैच्योर लड़की दिख रही थी आज टीनेजर लग रही है। नायरा का आज कॉलेज का पहला दिन है। उसने ब्लैक जीन्स और व्हाइट क्रॉप टॉप पहनी है, अपने बालों की पोनी बना रखी है और उसके छोटे बाल जो आगे से कटे हुए हैं वो एक तरफ सेट किए हुए हैं। उसने बस पिंक लिप ग्लॉस लगा रखा है और अपनी पीठ पर एक छोटा सा बैग पक लिया हुआ था। उद्धरण चिन्ह। आज वो एक बाबी की तरह खूबसूरत और बहुत आकर्षक लग रही है। वो भी कुणाल को देखती है और उसे इग्नोर कर कार में बैठ जाती है। नायरा की कार कुणाल के सामने से गुजर जाती है। बेचारा कुणाल बस देखता रहता है और ऋषि से पूछता है, क्या उसने सच में मुझे इग्नोर किया? ऋषि कुणाल को ऐसे देखता है जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो, फिर वो कहता है, नहीं, वो तो तेरी गाड़ी, तेरे बंगले और मुझे सबको इग्नोर करके गई है। भाई तू अकेला नहीं है। ऋषि की ऐसी बात सुनकर कुणाल को बहुत चिढ़ होती है और अकेले ही गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। तभी ऋषि भागकर आते हुए, अरे रुक जा, अपने भाई जैसे दोस्त को छोड़कर कोई जाता है, और जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है, वो तुझे इग्नोर करके गई, अब उसमें भी मेरी गलती। तू तो इस बात की फिक्र कर कि कॉलेज में कहीं कोई उसे पटा ना ले और तू देवदास बन जाए। उसका इतना ही कहना था कि कुणाल ने एकदम से ब्रेक लगाया और बोला, तुझे कैसे पता वो कॉलेज जा रही थी? ऋषि उसे देखते हुए, तो ठीक है ना, कहीं प्यार का बुखार ज्यादा तो नहीं चढ़ गया जिससे तेरा ईक्यू लो हो गया है? और उसे अजीब ढंग से देखने लगता है। तब जाकर कुणाल को समझ आता है कि वो कैसी इडियट वाली बात कर रहा है। और फिर कुछ सोचकर पता करो किस कॉलेज में है वो। ऋषि, जो हुकुम मेरे भाई। और किसी को मैसेज कर देता है। कुणाल की बेंटले एक 40 मंजिला इमारत के सामने रुकती है। उसके आगे पीछे चल रही ब्लैक कार्स में से 2 बॉडीगार्ड निकलते हैं और कुणाल की कार का डोर ओपन करते हैं। कुणाल और ऋषि दोनों साथ में अंदर अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं और 4 बॉडीगार्ड उन्हें कवर करके चल रहे होते हैं। कुणाल सीधा मीटिंग रूम में जाता है और अपनी मीटिंग चालू करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ नायरा की ऑडी कार एक मेडिकल कॉलेज के आगे रुकती है। नायरा डोर ओपन कर कॉलेज को देखती है और अपने कदम अंदर बढ़ाने लगती है। वो देखती है कॉलेज दिखने में बुरा नहीं है, ये यहाँ का बेस्ट मेडिकल कॉलेज जो है। नायरा प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है। वो सबसे बेखबर बस चले जा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जैसे ही उसने कॉलेज में कदम रखा सबकी नजर उस पर ही टिकी है। फ्लैशबैक स्टार्ट। कॉलेज का फेमस ग्रुप जो बहुत ही अमीर परिवारों से आता है और सारे स्टूडेंट्स पर अपना हुक्म चालते हैं। ये रोज की तरह ही बाकी स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम रोनी था, वो अपने सामने से गुजर रही 2 लड़की को देख उसे अपने पास आने का इशारा करता है। उसके इस इशारे को देख वो दोनों लड़की डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो दूसरी लड़की लखाते हुए कहती है, सर क्या हमसे कोई गलती हो गई है? प्लीज अगर ऐसा है तो हम अभी माफी मांग लेंगे। रोनी, नहीं स्वीटी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, वो तो हम तुम्हारे पास खड़ी लड़की को देख रहे हैं, ये नई है ना इस कॉलेज में। दूसरी लड़की कहती है, हाँ सर, ये आज ही आई है, इसे से कोई गलती हुई है तो आप प्लीज उसे जाने दे, ये मेरी दोस्त है। रोनी, जाने देंगे, लेकिन इससे पहले हमारा टेस्ट पास करना होगा। तभी पहली लड़की कहती है, कैसा टेस्ट? तभी एक बहुत ही घमंड से भरी आवाज सबको सुनाई देती है और वो सब उधर तरफ देखते हैं तो वहाँ और कोई नहीं, उनके ग्रुप का लीडर सिराज खड़ा था। उसे देख सब उसे आने की जगह देते हैं। वो आकर उस लड़की से कहता है, तुम्हें इस गेट से आते सबसे पहले लड़के को किस करना होगा, वो भी लिप्स पर। उसका इतना ही कहना था कि वहाँ मौजूद सब स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं।
ऐसे ही धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाती है। उन्हें ऐशा तमाशे की आदत थी, ये तो अब रोज का हो गया था कि कोई ना कोई बकरा या बकरी इन्हें चाहिए होती थी खुद को एंटरटेन करने के लिए। बहुत ऐसे भी लोग थे जिन्हें ये सब देख बुरा भी लगता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। वो लंडकी हिम्मत करके कहती है, हम नहीं करेंगे। उसका ये जवाब सुन सिराज गुस्से से कहता है, अगर नहीं किया तो रोज एक लड़का तुम्हें किस करेगा। उसकी ये बात सुन वो लंडकी गुस्से से कहती है, क्या कोई खेल है किसी को भी किस कर देना? अगर तुम्हारे लिए है तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम खुद करके दिखाओ, तभी मैं मानूंगी कि तुम जो कॉलेज में इतने कूल बने फिरते हो तुम में कितना दम है। उसका चैलेंज सुनकर सारे स्टूडेंट्स सिराज को देखने लगते हैं। वो सब जानते थे कि सिराज को किसी का छूना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब बात उसकी इज्जत की थी तो सब एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि अब सिराज क्या जवाब देगा। सिराज को इस वक्त उस लंडकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका कूल बॉयज का ग्रुप भी सदमे में था। तभी सिराज की आवाज आती है, ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। उसके इतना कहते ही सब कॉलेज के मेन गेट को घूरने लगते हैं। तभी वहां से एक लंडकी आती दिखती है जिसने ब्लैक जीन्स, व्हाइट क्रॉप टॉप और व्हाइट स्नीकर्स पहन रखे थे। वो सिंपल लुक में थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और चाल किसी रानी से कम नहीं था। उसे देख सिराज का दिल धड़कने लगता है। वहां खड़े सब लंडके उस लंडकी को देख आहे भरने लगते हैं। तभी सिराज उस लंडकी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। ये देख उसका ग्रुप एक्साइटेड होते हुए कहता है, गो सिराज एंड किस हर। जैसे जैसे वो उसके करीब जाता है उसे वो और भी सुंदर नजर आती है और वो मन में कहता है, आखिर मुझे मेरे सपनों की रानी मिल ही गई। मेरा लक कितना अच्छा है कि मेरी पहली किस में इसे ही करूंगा। और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। फ्लैशबैक एंड। अब बेचारे को बाद में पता चलेगा इसका लक कितना अच्छा है। जो आग को छूने के बारे में सोच रहा है जलना तो पड़ेगा। नायरा ऑफिस की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक उसे कोई अपने पास आता दिखाता है। वो उसे पकता उससे पहले ही नायरा ने खुद को थोड़ा झुकाया और अपने एक पैर को पीछे से उससे टकराने वाले शख्स को एक जोरदार बककिक मारी और वो उड़ता हुआ 4 कदम की दूरी पर गिर पड़ा। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके दोस्त जल्दी से आकर उसे उठाते हैं। उनके ग्रुप में 4 लोग हैं, 3 लंडके और एक लंडकी जो अभी यहाँ नहीं है। रोनी और अभय एक साथ बोलते हैं, सिराज तू ठीक तो है? सिराज उन्हें गुस्से से देखते हुए कहता है, ये भी पूछने की बात है कितनी जोर से मारा इस मिस झांसी की रानी ने। मेरी इज्जत का तो सबके सामने कबाड़ा बन गया। वही नायरा तो पीछे मुड़कर देखती भी नहीं कि उसने किसे लात मारी है। वो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर नोक करती है तो अंदर से एक कड़क आवाज आती है, कम इन। नायरा अंदर आते ही उन्हें ग्रीट करती है और कहती है, हेलो सर, मेरा नाम नायरा सिंघनिया है, मैंने आज ही कॉलेज ज्वाइन किया है। प्रिंसिपल सर हिलाकर उसे बैठने का कहकर एक ड्रॉवर से उसका कार्ड निकाल कर उसे देते हैं और 2 टीचर्स को अपने केबिन में बुलाते हैं। टीचर्स केबिन में आने से पहले परमिशन लेते प्रिंसिपल के कम इन कहने के बाद दोनों अंदर आ जाते हैं। प्रिंसिपल प्रोफेसर हिना और प्रोफेसर ऋषभ, इनसे मिलो, ये हमारी न्यू स्टूडेंट है फाइनल ईयर में बैचलर ऑफ मेडिसिन की फील्ड से। मैंने आप दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि आप ये तय कर सके कि आप दोनों में से किसे न्यू स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि बाकी सबकी क्लास की सीट्स ऑलरेडी बुक है, बचे आप दोनों। प्रिंसिपल की बात सुन वो दोनों नायरा को अच्छे से देखते हैं। हिना अपने मन में दिखने में ही काफी घमंडी लग रही है और अपने टीचर को देखकर कोई रिस्पॉन्स भी देना जरूरी नहीं समझा। नो वेस में ऐसी लंडकी को नहीं झेल सकती और किसे पता ये अबनॉर्मल हो। इतना सोचते ही वो फाटक से बोली, सर मेरे क्लास में ऑलरेडी बहुत बच्चे हैं और एक स्टूडेंट मेरे क्लास में ऑलरेडी एनरोल हो चुकी है। तभी प्रिंसिपल ऋषभ को देखते हैं। ऋषभ सर हिलाते हुए कहता है, मेरी क्लास में इनका स्वागत है। उसके इतना कहते ही मुझे तुमसे यही उम्मीद थी प्रोफेसर ऋषभ, अब आप अपनी स्टूडेंट को लेकर जाए और बाकी सारी बातें समझाकर उन्हें बुक्स भी बता दे। ऋषभ, ओके सर। इतना कहकर उन्होंने नायरा की तरफ देखा तो नायरा ने भी सर हिलाते हुए कहा, हेलो प्रोफेसर ऋषभ, आई एम नायरा सिंघानिया एंड इट्स अ ग्रेट मीटिंग टू यू। उसका बिहेवियर देख किसी को नहीं लगा था कि वो सच में अपने बारे में कुछ बताएगी या उनकी बात भी सुनेगी। ऋषभ सर भी उसे प्यार से जवाब देते हैं, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस नायरा। चलिए मैं आपको आपकी बुक्स और क्लास दिखा देता हूँ। नायरा भी यह बोलकर केबिन से निकलकर ऋषभ सर के साथ अपनी क्लास की तरफ चलने लगती है।
प्रोफेसर ऋषभ कहते हैं, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी मैम, वैसे भी मैं और कॉलेज आपको मेडिसिन में क्या ही ज्ञान दे पाएंगे, आप तो खुद इतनी बड़ी फेमस साइंटिस्ट है। नायरा, पहली बात मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहती हूँ और दूसरी ये कि मैं यहाँ एक मकसद से आई हूँ और तीसरी बात मैं नहीं चाहती किसी को भी मेरी असली आइडेंटिटी पता चले। ऋषभ नायरा की बात सुनकर कहता है, जी मैं समझ गया, मैं आगे से ध्यान रखूंगा और आपसे एक स्टूडेंट की तरह ही व्यवहार करूंगा। ऋषभ स्टाफ रूम में जाकर बुक्स का एक बंडल लेकर नायरा के पास जाते हैं और उसे देते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे पहले सेमेस्टर के लिए बुक्स है, तुम इन्हें अपने लॉकर में रख सकती हो क्योंकि डेली इन्हें कैरी करना मुश्किल होता है। उद्धरण चिन्ह। नायरा बस अपना सर हिला देती है और अपनी क्लास की तरफ सर के पीछे चलने लगती है। वो जैसे ही क्लास में एंटर करती है सबकी निगाहें उस पर ही टिक जाती है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, आज जो कमाल नायरा ने कॉलेज में किया था उसके बारे में तो पूरा कॉलेज जान चुका है। ऋषभ सर, स्टूडेंट्स ये है आपकी न्यू क्लासमेट नायरा सिंघानिया, इन्होंने आज ही कॉलेज ज्वाइन किया है। उद्धरण चिन्ह। नायरा अपना सर हिलाकर सबको हेलो करती है और जाकर सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठ जाती है और अपना पहला लेक्चर अटेंड करने लगती है। यह नायरा ने अपनी जिंदगी का एक और कदम ले लिया था, लेकिन वही कोई था जो नायरा पर ही अटक चुका था। उसे दिन रात बस नायरा के सपने और उसकी वो मुस्कान याद आती। ये कोई और नहीं, वही मिस्टीरियस शख्स है जो पहली नजर में ही नायरा पर फिदा हो गया था। मिलो दूर ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी राजा की तरह बैठा है और अपने सामने खड़े चित्रकार को देख खुश होकर कहता, वाह क्या कलाकारी है, तुमने तो हुबहू मेरी महबूबा को बना दिया, तुम्हें इनाम देना तो बनता है। चित्रकार, अरे नहीं मालिक, ये तो आपकी आंखों का कमाल है जो आपको उनका हर नैन नक्श इतने अच्छे से याद है, और कलाकार के लिए तो बस उस खूबसूरती को अपने मन में सजाकर उसे हाथों से बना देना ही उसका काम है। उद्धरण चिन्ह। उसका इतना ही कहना था कि सामने बैठे शख्स का चेहरा कठोर हो गया। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द गुज रहा था, कलाकार के लिए खूबसूरती को अपने मन में सजाकर। बार बार ये शब्द उस शख्स को चुभ रहे थे। उसने अपने खास आदमी आदिल को देखा तो वो समझ गया और उस चित्रकार को लेकर दूसरे रूम में चला गया और कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज आए और सन्नाटा छा गया। वो शख्स नायरा की तस्वीर देखकर, तुम्हें कोई आंख उठाकर भी देखे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और वो तुम्हारी सुंदरता को अपने मन में बसाना चाहता था। सुना तुमने क्या हाल कर दिया, मैंने उसका, और जोर जोर से हंसने लगता है। नायरा के चेहरे को छूते हुए कहता है, बस थोड़ी सी दूरी और सहलो जानेमन, बहुत जल्द में तुम्हें अपना बनाने आऊंगा, और उस तस्वीर को चुनवा लेता है। उधर क्लासेस ओवर होने के बाद नायरा अपने सामान को समेटकर जाने लगती है। तभी क्लास से बाहर निकलते ही दो लड़कियां उसे आवाज देकर रुकने का कहती है। नायरा भी पीछे मुड़कर उन्हें अपनी सवालिया नजरों से देखती है। उसके ऐसा देखने पर दोनों एक साथ बोलती है, थैंक यू। उसकी बात सुनकर नायरा अपनी एक आईब्रो चाहते हुए उन्हें देखती है। उनमें से एक लड़की कहती है, हेलो मेरा नाम जूही है और ये अनाया है, और उसे सुबह की सारी बात बता देती है। उनकी पूरी बात सुनने के बाद नायरा अनाया को देखकर कहती है, तुम्हें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, जो तुमने किया वो बिल्कुल सही था, और एक लड़की को हमेशा खुद के लिए खड़ा रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, जो खुद की मदद करता है भगवान भी उसकी मदद करते हैं, इसलिए जिंदगी में कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो हिम्मत मत हारना और दूसरों की मदद करना। ओके अब मुझे जाना है, बाय। तभी अनाया कहती है, क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? उसकी बात सुनकर नायरा पीछे पलटकर जवाब देती है, हाँ हम अब से दोस्त है, और चली जाती है। वो दोनों भी खुशी से अपने हॉस्टल की तरफ चली जाती है। नायरा ने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि 3 लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। उनकी ये हरकत देखकर नायरा की आंखें ठंडी हो गई। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसका रास्ता रोके। ये 3 लड़के और कोई नहीं, अजय, सिराज, रोनी थे, इस कॉलेज के फेमस बॉयज, लेकिन आज इनकी हैकिडी एक लड़की ने निकाल दी थी। सारा कॉलेज इन पर हंस रहा था, सिर्फ इस एक लड़की की वजह से। सिराज आगे आकर गुस्से से कहता है, तुम्हें इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ एक चैलेंज था, लेकिन तुमने मुझे किक किया। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी इस खूबसूरती पर, ध्यान रखना कहीं यही चीज तुम्हें ले ना डूबे। उसकी इस बात से नायरा की आंखों में एक अलग ही गुस्सा दिख रहा था, जैसे ये बात वो पहले भी सुन चुकी है। उसका खुद को काबू करना मुश्किल हो रहा था।
उसके दिमाग में कुछ धुंधली सी यादें आ रही थी लेकिन कुछ भी साफ नहीं था। सिराज देखता है कि वो कहीं खोई हुई है और उसके पास आने लगता है, तभी नायरा का हाथ कोई पकड़ लेता है। उस हाथ की गर्माहट नायरा के दिल तक पहुंच रही थी। वो देखती है कि एक बेहद ही गुड लुकिंग और डोमिनेटिंग आदमी उसके बगल में उसका हाथ थामे खड़ा है और बहुत गुस्से से सामने वाले लड़के को घूर रहा है। ये कोई और नहीं, हमारा हीरो कुणाल कपूर है। नायरा तो उसके टच से ही उसे पहचान गई थी और बस एक टक कुणाल का ये अंदाज देख रही थी, क्योंकि जब से वो मिले थे उसने कुणाल का शांत ठंडा ऑरा देखा है और कल एक प्यारे बच्चे जैसा, लेकिन आज उसकी गुस्से से लाल आंखें देख नायरा की दिल की धड़कन भी एक बीट स्किप कर चुकी थी। कुणाल बहुत गुस्से में था क्योंकि उसने पता कर लिया था कि आज कॉलेज में क्या हुआ था और इसलिए वो नायरा को लेने आ गया। जब उसने नायरा को दूर से आते देखा तो वो खुश हो गया, लेकिन किसी ने उसका रास्ता रोका तो उससे रहा नहीं गया और कैंपस के अंदर आ गया। उसने सब सुना था जो उस लड़के ने नायरा से कहा, क्योंकि वो नायरा के पीछे ही था लेकिन उनमें से कोई उसे देख नहीं पाया। जब उसने देखा कि नायरा कुछ सोच रही है, वो समझ गया था कि नायरा को कोई बात ट्रिगर कर रही है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रही थी। भले ही नायरा के एक्सप्रेशन हमेशा एक जैसे रहते हैं, लेकिन कुणाल उसकी आंखों को अच्छे से पढ़ सकता है। जैसे ही उसने देखा वो लड़का उसकी नायरा के करीब आने की कोशिश कर रहा है, वो अपने हाथ से नायरा को छू सकता उससे पहले ही कुणाल ने उसका हाथ पकड़कर उसके चेहरे पर एक मुक्का जमा दिया, जिससे उसके होठों के पास से खून निकलने लगा। और कुणाल ने आकर नायरा का हाथ पकड़ लिया, जिससे नायरा को होश आया और उसका बेचैन दिल शांत हो गया। कुणाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नायरा को छूने की? ये लास्ट वार्निंग है, अगर दोबारा नायरा को परेशान किया तो कुणाल कपूर से बुरा कुछ नहीं हो सकता। इस दुनिया में ये साबित करके दिखा सकता हूँ। इसका एक नमूना जल्द ही तुम्हारी मेहरा फैमिली को दिखेगा, इसलिए सुधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर वो नायरा को खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। नायरा बस यही सोच रही थी, कुणाल का उसकी परवाह करना उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। उसके लिए किसी से लड़ना, ये सब एक फेरी टेल की कहानी जैसा था कि एक राजकुमार आएगा और अपनी राजकुमारी को बचाकर ले जाएगा। ये सब सोचते हुए नायरा खुद की बचकानी सोच पर हंस देती है और कुणाल को देखने लगती है। कुणाल अपनी कार के पैसेंजर सीट का डोर ओपन करके नायरा को अंदर बैठा देता है। बेचारी नायरा जो उसे देख रही थी, उसे समझ नहीं आता ये कब हो गया, वो कब बाहर आए और कब वो कार में बैठ गई। उद्धरण चिन्ह। कुणाल भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपना सीट बेल्ट लगाता है, फिर नायरा की तरफ झुकने लगता है। उसके इस मूव से नायरा शॉक हो जाती है और मन में सोचती है अब ये क्या करेगा। तभी कुणाल एकदम से नायरा की सीट बेल्ट लगा देता है, जिसे देख नायरा समझ जाती है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। कुणाल उसकी तरफ नहीं देखता और कार को रोड पर दौड़ा देता है। वो दोनों तो कॉलेज से निकल जाते हैं, लेकिन ये बात कि कुणाल कपूर नायरा को खुद पिक करने आया था और उसने सिराज को सबके सामने धमकी दी, पूरे कॉलेज में हवा की तरह फैल जाती है। तो वही दूसरी तरफ मिलिट्री में रातों रात बदलाव आने लगे। मोहिनी रस्तोगी, डिफेंस हेड ऑफ नेशनल ट्रेसर ऑफ इंडिया, जिनके जैसे हथियार आज तक कोई नहीं बना पाया, वो गायब हो गई है। सब यही सोच रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया, लेकिन ये न्यूज़ की इंडियन मिलिट्री अब एनएस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगी। इसे सुनकर बहुत लोगों को राहत मिली कि अब उनके देश के पास दूसरा सपोर्ट तो है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये इंटरनेशनल कंपनी सिर्फ सेफ्टी और लोगों का वेलफेयर देखती है। इसके अलावा वो कंपनी इंडियंस को हमेशा मौका देती है। एक इंटरव्यू में उस कंपनी के सीईओ ने कहा था कि उनकी चेयरमैन एक इंडियन है और उन्हें अपने देश से बहुत प्यार है, बस इसलिए वो इंडियंस को प्रायोरिटी देती है, लेकिन सिर्फ टैलेंट के दम पर। रस्तोगी मेंशन। ओल्ड मिस्टर रस्तोगी स्टडी रूम में अपने सिंहासन जैसे आलिशान सोफे पर बैठे हुए थे और उनके परिवार के सभी लोग बस उन्हें देख रहे थे। तभी वहां एक आवाज आती है। ये आवाज मोहिनी रस्तोगी की थी। वो कहती है, पापा आप मुझे कैसे यहाँ से जाने के लिए कह सकते हैं? दूसरा कोई रास्ता तो होगा, आप कुछ सोचिए ना। इतना कहकर अपने पिता के पैर पकड़कर रोने लगती है। ओल्ड मिस्टर रस्तोगी ने गुस्से से अपने पैरों के पास बैठी अपनी उस नाकारा बेटी को देखा और कहा, तुम जैसी बेटी होना मेरे लिए एक श्राप से कम नहीं था, लेकिन तुम चालाक थी मेरी तरह, बस इसलिए मैंने तुम्हें झेला। काश तुम्हारी जगह वो लड़की मेरी बेटी होती, लेकिन वो न्याय की देवी थी
और उस जैसी बेटी मेरे जैसे पापी को कभी नहीं मिल सकती थी। अपने पापा के कड़वे शब्द सुनकर मोहिनी कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर एक बार खुद की उस औरत से तुलना होती देख वो अपना आपा खो देती है और कहती है, आपको तो हमेशा से बस वही चाहिए थी भाई के लिए, लेकिन उसने तो कभी भाई को भाव ही नहीं दिया। लेकिन भाई आज भी उसके लिए पागल है और बस उसे ही खोज रहे हैं। भाभी की हालत देखिए कैसी हो गई है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली सिर्फ एक औरत को पाने में। ऐसा भी क्या था उसमें जो सबको वही चाहिए? उसके जैसे टैलेंट का क्या फायदा जब वो किसी का सामना करने लायक ही ना हो। पता नहीं जिंदा भी होगी या मर गई। उसके इतना कहते ही एक थप्पड़ की आवाज पूरे स्टडी में गूंजने लगी। मोहिनी अपने सामने देखती है, वहां उसका छोटा भाई खड़ा था, अभिमान रस्तोगी एम्पायर का मालिक और हेड। इतना खतरनाक कि घर का कोई भी सदस्य उसकी बात को काट नहीं सकता। उसकी वो खूंखार आंखें बस मोहिनी को घूरे जा रही थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके बारे में अब शब्द कहने की? जानती हो ना वो मेरा प्यार है, जुनून है, मेरी दीवानगी है। फिर भी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरे घर में खड़े रहकर तुमने मेरे प्यार को मरा कह दिया। तुम्हारी औकात नहीं है उसके पैर की धूल के जितनी भी। तारिणी नाम है उसका, उसे कोई इंसान तो क्या मौत भी छू नहीं सकती। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है वो, जो तुमने उसके साथ किया था, मुझे आज तक उसका पछतावा है। मैं अपने प्यार को पाने में इतना अंधा हो गया था कि मैंने उसकी जिंदगी की मेहनत की भी कोई कदर नहीं समझी। आप लोगों के बहकावे में आकर मुझे क्या मिला? अब वो कहा है कैसी है कुछ भी नहीं जानता मैं तुम्हारे और इन मिस्टर रस्तोगी की वजह से अब मैं उसे देख भी नहीं सकता। उसकी बात सुनकर लीला रस्तोगी गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर कहती है, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम्हें उस औरत से प्यार हुआ जो पहले से ही शादीशुदा थी? मैं जानती हूँ कि हमारी शादी में प्यार नहीं था, लेकिन क्या मैंने कोशिश नहीं की? बोलो, अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है। ठीक है, माना कि तारिणी की तरह मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, ना ही उसकी तरह बहुत ज्यादा काबिल, लेकिन मेरी दुनिया तो हर वक्त आपके इर्द गिर्द ही घूमती है ना। फिर क्यों आपको मेरी जैसी लड़की से प्यार नहीं हुआ जो पहले से ही आपकी है? लीला रस्तोगी का दर्द और तड़प देखकर सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अभिमान की आंखों में सिर्फ घिन थी। उसने उसे खुद से दूर किया और एक तेज तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। वहां मौजूद सबको लीला के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन कोई था जो बाहर से ये तमाशा देख रहा था और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। लेकिन खुद का गुस्सा काबू कर वो शख्स गायब हो गया। अभिमान ने उंगली दिखाते हुए कहा, अपना ये ड्रामा इन सबको दिखाना। मेरे सामने तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू किसी काम के नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ होने में तुम्हारा ही हाथ था, लेकिन अफसोस तुम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि मुझे पता नहीं है कि तुमने वो सब अपने किसी मकसद के लिए किया था, इसलिए बचकर रहना। अभी तो मोहिनी का नंबर लगा है, लेकिन तुम्हारा हाल तो मोहिनी से भी बदतर होगा। और एक खतरनाक मुस्कान देकर चला जाता है। वही उसकी इन बातों से लीला का बुरा हाल हो चुका था। अब उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अपना नाटक जारी रखते हुए वो कहती है, देखा पापा, ये किस तरह मुझे गलत समझते हैं, और रोने लगती है। लेकिन इसे क्या पता था कि मिस्टर रस्तोगी तो इस खेल में बहुत पहुंच हुए खिलाड़ी रह चुके हैं, लेकिन उनकी बहू उसे ही बकरा बना रही है। और मोहिनी तो बेचारी खुद ही सदमे में थी। वो क्या अपनी भाभी का नाटक देखती और बाकी सब तो मजे ले रहे थे। बस धीरे धीरे स्टडी रूम खाली हो जाता है और लीला अकेली रह जाती है। वो भी अपने नकली आंसू को अपनी एक उंगली से हटाते हुए, ओ मान, तुम्हें कभी वो राज नहीं पता चलेगा कि आखिर मेरी उस 2 टके की तारिणी से क्या दुश्मनी है। लेकिन बहुत जल्द ही मैं तुम्हारी सारी पावर छीन लूंगी। और जोर जोर से हंसने लगती है। कुणाल की कार में एकदम शांति थी। वैसे तो नायरा को शांति पसंद है, लेकिन आज कुछ बदल गया है। उसे कुणाल का कुछ ना कहना खल रहा था। वो अपने मन में सोचती है, मैंने क्या किया जो कुणाल मुझसे नाराज हो गया? अब क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं किसी को कैसे मनाते हैं। काश कि मैंने कृषा की बात मानकर थोड़ी मूवी से ही देख ली होती तो आज मेरा ऐसा हाल ना होता। फिर वो कुणाल को देखती है जो सामने देखते हुए कार ड्राइव कर रहा था, और सोचने लगती है कैसे बात शुरू करूं। आज वो पहली बार इतनी नर्वोस थी। कभी वो अपने होठों को चबाती तो कभी अपने बालों से खेलती। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो इतना स्टूपिड बिहेव क्यों कर रही है। ऐसा नहीं था कि कुणाल उससे नाराज था, वो सिर्फ गुस्से में था, बस इसलिए वो नायरा से कुछ बात नहीं कर रहा था।
लेकिन उसकी नजर नायरा पर ही थी। वो उसे अपनी तिरछी निगाहों से उसकी हर एक हरकत को देख रहा था, और नायरा का ये प्यारा रूप देखकर उसका गुस्सा छूमंतर हो गया। वो समझ गया था कि नायरा क्या सोच रही है। फिर वो अपने मन में कहता है, मैं भी देखूं तुम क्या करोगी मुझे मनाने के लिए, वैसे भी सुबह तुमने मुझे इग्नोर किया था। तभी उसे नायरा की आवाज सुनाई देती है, नायरा देखो अब ऐशा मुंह फुलाकर मत बैठो। इतने बड़े हो गए हो लेकिन बच्चे जैसी हरकतें करना कब छोड़ोगे। कुणाल की तो बोलती ही बंद हो गई थी। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। नायरा उसे मना रही थी या डांट रही है। उसने कार को साइड में लगाया और नायरा को ऐसा देख रहा था जैसे किसी एलियन को देख रहा हो। नायरा ने उसका खुला मुंह देखते हुए कहा, अब गाल के साथ मुंह भी खोल लिया, तुम तो नाराज होने में भी कितने एफर्ट लगाते हो। आई मस्ट से यू आर टू स्मार्ट। बेचारे कुणाल को तो झटके पर झटके लग रहे थे। वो सोचता है नायरा के लिए नाराज होना भी एक आर्ट है जो बच्चे ही करते हैं। इतना सोचते ही वो कोल्डली कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो नाराज होने पर अपना मुंह फुला लूं समझी। उसकी बात सुन नायरा अपने मन में, लेकिन जब मैं छोटी थी तब सिर्फ एक बार मॉम से नाराज हुई थी तो उन्होंने तो यही कहा था कि ऐशा मुंह क्यों फुलाकर बैठी हो। फिर वो कुछ और सोचने लगती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। नायरा अपने साइड की खिड़की खोल देती है और ठंडी बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कुणाल से कहती है, देखो बारिश हुई है जब तुमने कहा कि तुम्हारे गाल नहीं फूले हैं। इसका मतलब तुमने झूठ कहा है, क्योंकि मॉम कहती थी कि बारिश कभी झूठ नहीं बोलती। उसकी इतनी बचकानी बातों को सुनकर कुणाल अपनी हंसी नहीं रोक पाया और जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। उसे ऐसा हंसता देख नायरा का मुंह बन गया। वो समझ गई कि कुणाल उसका मजाक उड़ा रहा है। कुणाल का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। उसका पेट बहुत दर्द करने लगा हंसते हुए। तब जाकर उसने खुद की हंसी को कंट्रोल किया और अपने मन में सोचा, इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है, कैसे कोई बिना एक्सप्रेशन चेंज किए इतनी फनी बात कर सकता है। ओह गॉड, नायरा तुम कौन हो, तुम सच में अमेजिंग हो। मैं तो बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम मिल गई। अब इस जिंदगी में मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और बारिश को प्यार से निहारती नायरा को देखकर कुणाल के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ जाती है और वो खुद से कहता है, धीरे धीरे तुम मेरी दुनिया बनती जा रही हो और हमारी इन्हीं प्यारी यादों से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि प्यार किसे कहते हैं। कुणाल फिर से कार ड्राइव करने लगता है और नायरा खुश होते हुए अपना हाथ खिड़की के बाहर निकालकर उन ठंडी बूंदों को महसूस कर रही थी। तभी उसे कुणाल की आवाज आती है, कुणाल क्या तुम्हें बारिश पसंद है। उसका ये सवाल सुनकर नायरा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे बारिश से प्यार है और कुदरत के हर एक तत्व मुझे खुशी देते हैं। उद्धरण चिन्ह। और अपने मन में कहती है, आखिर कैसे प्यार ना करती इस कुदरत से। असली कीमत तो वही समझता है जिसे ये सब नसीब नहीं होता। और उसकी आंखें हल्की नम हो जाती है। एक आम इंसान के लिए ये मौसम, चांद, सूरज, फूल, पौधे, मिट्टी, बारिश आदि सब नॉर्मल होता है और इसे पाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए बहुत से लोग अपनी मटेरियल लाइफ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि असली सुकून क्या है उसे ही भूल जाते हैं। इसलिए जो हमारे पास है हमें उसकी हमेशा कदर करनी चाहिए। नायरा अपने फोन की रिंगटोन सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है और फोन को पिक करती है। उधर से निहाल की आवाज आती है, बॉस हमें खबर मिली है कि मोहिनी रस्तोगी आउट ऑफ इंडिया जा रही है। नायरा, ध्यान रखो उसका और सही मौका देखकर सब ठीक कर देना। अपनी बॉस की बात को समझते हुए निहाल जवाब देता है, एस बॉस ऐसा ही होगा, हम उसे हमारे दूसरे बेस में कैद कर लेंगे। नायरा बस हम कहकर कॉल कट कर देती है। कुणाल उसे ही देख रहा था कि वो कितनी प्यारी लगती है ऐशा बॉस की तरह बात करते हुए, और मन ही मन अपनी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है। फिर से नायर विंडो के बाहर बारिश को देखने लगती है और कुणाल नायरा को, वो ये सोच रहा था, क्या जब नायरा को उससे प्यार होगा तो वो बारिश को ना देखकर मुझे देखेगी। कुणाल अब क्या ही करता। एक तरफ नायरा की खुशी बारिश में है और दूसरी तरफ उसे अब इस बारिश से भी जलन हो रही थी। तभी नायरा एकदम से कहती है, स्टॉप द कार। उसकी बात सुनकर कुणाल कार साइड में पार्क करता है और नायरा जल्दी से डोर ओपन करके बाहर निकल जाती है। नायरा रुको, बाहर बारिश हो रही है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। इतना कहते हुए वो भी कार को लॉक करके उसके पीछे भागने लगता है। नायरा तो अपनी धुन में आगे बढ़ी जा रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे किसी बच्चे को उसका खिलौना मिल गया हो।
कुणाल से भी उसकी ये चमक नहीं छुपती, आखिर ये उसकी आंखें ही तो थी जिनसे उसे सबसे पहले प्यार हुआ। और फिर नायरा की वही प्यारी बच्चे जैसी मुस्कान उसे याद करते ही कुणाल भी मुस्कुरा दिया। नायरा रुककर कुणाल से कहती है, देखो ना ये सब कितना सुंदर है। कुणाल भी उसकी नजरों का पीछा करता है और देखता है कि कच्ची रोड के साइड में एक छोटा सा मैदान है। उसमें कुछ बच्चे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं और बड़े बड़े नीम के पेड़ पर रस्सी और लकड़ी की मदद से झूला डाला हुआ है और सब झूलते हुए बहुत खुश लग रहे हैं। उस पूरी जगह पर ऐसा लग रहा था कि यही जिंदगी जीने का असली ढंग है और इन प्यारे बच्चों के अलावा कोई नहीं जानता कि असली जिंदगी क्या है। कुणाल प्यार से नायरा का हाथ पकड़ लेता है, उसकी छुओं को महसूस कर नायरा कुणाल को देखती है और कुणाल नायरा के सर को सहलाते हुए कहता है, चलो हम भी आज इन बच्चों के साथ एक बच्चे बन जाते हैं। आज सिर्फ हम नायरा और कुणाल बन जाते हैं। उसकी इस बात को सुनकर नायरा उसे गले लगा लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि वो कभी एक नॉर्मल लड़की की तरफ जी सकेगी। कुणाल को भी उसकी बाहों में सुकून मिल रहा था और उसने प्यार से नायरा को थपकी देते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि इतनी बॉसी लड़की जिसे सिर्फ ऑर्डर देना आता है वो इतनी इमोशनल भी हो सकती है। उसकी बात सुनकर नायरा कुणाल से दूर होती है और बोलती है, वो मैं आज पहली बार उसके पास शब्द नहीं थे। कुणाल उसके शब्द पूरे करते हुए कहता है, तुमने बारिश को इतना देखा कि तुम्हारी आंखों में पानी की टंकी फिट हो गई। इतना कहकर वो हंसने लगता है। नायरा कुणाल को घूरते हुए कहती है, आजकल तुम्हारी ही ममत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई। उसके घूरने से कुणाल प्यारा सा चेहरा बनाते हुए कहता है, देखो जैसे तुम्हें बारिश से प्यार है वैसे ही मुझे तुमसे, इसलिए तुम्हें चिढ़ाना अब से मेरा पसंदीदा काम है। नायरा और कुछ बोलती कि उन दोनों को वो बच्चे घेर लेते हैं और सभी अपनी भोली सी आवाज में बोलते हैं, भैया और दीदी आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? देखो आज बारिश हुई है और माँ कहती है कि बारिश प्यार का प्रतीक होती है और हमें सब झगड़े भूलकर दोस्ती कर लेनी चाहिए। उस छोटी सी बच्ची की इतनी समझदारी वाली बात सुनकर कुणाल मुस्कुरा देता है और उसे गोद में उठाकर प्यार से कहता है, हाँ क्यूटी, हम आपकी बात जरूर सुनेंगे। और इतना कहते ही बच्ची को अपनी गोद से उतारकर वो नायरा की तरफ बढ़ता है और अपने एक घुटने पर बैठकर प्यार से अपने दोनों कान पकड़कर कुणाल नायरा से कहता है, आई एम सॉरी मेरी जान। उसके इतना कहते ही नायरा की आंखें बड़ी हो जाती है और हवाएं तेज हो जाती है। सभी बच्चे उनके गोल गोल घूमने लगते हैं। बादल गरजते हैं और बारिश में कुणाल और नायरा एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। नायरा को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। कुणाल को अपने सामने झुका देख वो समझ गई थी कि वो उसकी बहुत केयर और रेस्पेक्ट करता है। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वो ऐसा इंसान से मिली जो उससे बिल्कुल नहीं डरता, बिना किसी शर्त के। उसने पहले दिन से उस पर अपना भरोसा दिखाया जैसे वो उसे अभी से नहीं बहुत पहले से जानता हो। नायरा के ख्यालों से अनजान कुणाल उसे प्यार से देखते हुए कहता है, माफ भी कर दो अब अपने इस प्यारे दोस्त को। नायरा उसके ऐसे चाशनी में लिपटे शब्दों को सुनकर एक पल के लिए तो उसे शौक में देखती है, फिर उसे अपना हाथ देकर उसकी खड़े होने में मदद करती है। सभी बच्चे कहते हैं, अब मजा नहीं आएगा, बारिश बंद हो गई। तब जाकर कुणाल और नायरा का ध्यान भी इस तरफ जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बच्चों से कहते हैं, हम आपसे मिलने बाद में आएंगे, चलो अब तुम सब भी आश्रम के अंदर जाओ, ज्यादा देर ऐसा भीगे रहोगे तो इंजेक्शन लगेगा। नायरा का इतना ही कहना था कि सब बच्चे बाय बोलकर कब 9-2-11 हो गए ये तो उन दोनों को भी पता नहीं चला। वो भी उनकी इस शैतानी पर हंसे बिना ना रह सके और दोनों अपनी कार की तरफ मुड़ गए। कुणाल देखता है कि नायरा की व्हाइट टॉप उसके सीने से चिपक गई है जिससे वो काफी हॉट लग रही थी। कुणाल ने खुद को कंट्रोल किया और अपना कोट निकालकर नायरा को उससे ऊपर से कवर कर लिया। नायरा उसके इस जेंटलमैन बिहेवियर से काफी प्रभावित होती है। 20 मिनट के अंदर उनकी कार ग्रीनलैंड कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाती है। नायरा उसे देखते हुए कहती है, आज का दिन सच में यादगार था। इतना कहकर वो अपने विला में चली जाती है। कुणाल वही उसे जाते हुए देखता है और खुद से कहता है, तुम कब क्या बोलोगी मैं कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। और हंसते हुए वो भी चला जाता है। ऐसा ही 2 दिन गुजर जाते हैं। नायरा के कॉलेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी और सिराज भी अब उसे परेशान नहीं कर रहा था। बस नायरा की पॉपुलैरिटी कॉलेज में बीतते दिन के साथ और बढ़ती जा रही थी।
कुणाल भी काफी व्यस्त था और उसने मेहरा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए थे, जिससे मेहराज को लॉस झेलना पड़ा। आज वो दिन था जिस दिन एक बेटी अपने पिता से मिलेगी। नायरा ने आज कॉलेज से लीव ले ली थी और सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वही सनशाइन विला जिसमें सिंघानिया फैमिली के हेड और नायरा के पापा आर्यन सिंघानिया रहते हैं। ये विला भी ग्रीनलैंड में है, लेकिन दूसरी साइड है। इनके सामने जो विला है उसका नाम रोसवुड है। ये कुणाल के मम्मी पापा का विला है जो अब खाली है। 4 विला इन दोनों फैमिली के हैं। ये बात ज्यादा कोई नहीं जानता। हाँ, कपूर फैमिली को पता है कि कुणाल कहाँ रहता है, लेकिन आर्यन और राजीव इन दोनों दोस्तों ने किसी को नहीं बताया कि उनका ग्रीनलैंड में विला है। इसका कारण ये था कि नायरा की मॉम तारिणी सिंह किसी के सामने नहीं आना चाहती थी। सिंघानिया परिवार को आज तक पता नहीं चला कि उनकी फैमिली की फीमेल हेड आखिर कौन थी, लेकिन सब ये मानते थे कि वो कोई मामूली लंडकी नहीं होगी, क्योंकि जिसने वर्ल्ड की बेस्ट टेक्निकल कंपनी बनाई है वो बिना किसी शक के काबिल होगी। बस यही वजह थी कि किसी ने कभी भी ये नहीं कहा कि आर्यन सिंघानिया की पत्नी ने उन्हें धोखा दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कौन औरत अपने खून पसीने से बनाई कंपनी अपने पति को सौंप जाती। लेकिन बहुत से लोग सामने नहीं कहते, लेकिन आप तो जानते ही हैं, जितने मुंह उतनी बातें। कुणाल विला के अंदर आकर पूछता है, छोटे डैड कहाँ है? बटलर, कुणाल, बाबा साहेब तैयार है, बस हम एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे हैं। कुणाल अपना सर हिलाकर वो फर्स्ट फ्लोर पर जाता है और देखता है कि एक 42 साल का आदमी बेड पर बैठा है। आज उनका चेहरा बाकी दिनों से काफी स्वस्थ लग रहा था और उनकी आंखें एक फोटो पर टिकी थी। वो उसे बहुत प्यार से देख रहे थे। कुणाल जानता था कि वो किसकी फोटो है, क्योंकि अब उसे आदत हो गई थी अपने छोटे डैड को ऐसा देखने की। वो नहीं जानता था कि उनकी आंखों की ये तड़प और अपने परिवार से मिलने का इंतजार कभी खत्म होगा भी या नहीं। वो समझता था कि जरूर कोई मजबूरी होगी, वरना उसकी छोटी मॉम ऐसा सब छोड़कर नहीं जाती और उनकी बेटी पता नहीं कहाँ होगी वो दोनों। उसने हर मुमकिन कोशिश की उन्हें तलाशने की, लेकिन सब व्यर्थ था। तभी आर्यन को एहसास होता है कि कोई उसे ही देख रहा है। कुणाल को अपने सामने देखते ही वो खुश हो जाते हैं और उसे अपने पास आने का इशारा करते हैं। कुणाल भी अपने घुटनों पर उनके एक हाथ को पकड़कर बैठ जाता है। मिस्टर आर्यन कहते हैं, कुणाल मेरी बेटी आ चुकी है, बस उसका मुझसे मिलना बाकी है। कुणाल उनकी बातें सुनकर कहता है, आपको क्यों लगा वो आ गई है? आर्यन मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि उसे आना ही था। अब समय आ गया है कि सिंघानिया एम्पायर और हमारी पुश्तैनी हवेली को वो संभाले। वही अब उस हवेली की रक्षक है। तुम जानते हो ना कि हमारे परिवारों में जन्म से ही अपने अधिकारी को चुन लिया जाता है। जैसे तुम हो कपूर फैमिली के रक्षक, वैसे ही मेरी बेटी भी कोई आम लंडकी नहीं है। चिंता मत करो, बहुत जल्द ही वो हमारे सामने आएगी। मेरी और तारिणी की बेटी हमारी ना। इससे पहले वो कुछ और बोलते उनके डोर पर नोक होता है। कुणाल अंदर आ जाओ। बटलर अंदर आते हुए, सर एम्बुलेंस आ गई है। उसकी बात सुनकर कुणाल मिस्टर आर्यन को व्हील चेयर पर बिठाता है और हाई सिक्योरिटी के साथ बहुत सारी ब्लैक लक्सुरियस कार्स एम्बुलेंस के आगे पीछे जाती है। मिस्टर सिंघानिया को पूरी सिक्योरिटी के साथ लाइफ केयर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और 20 मिनट में वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। कुणाल कार से निकलता है, उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट उसे फॉलो करते हैं। आर्यन सिंघानिया को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी पैरालाइज्ड थी पिछले 1 महीने से, इसलिए वो ज्यादा समय तक बैठ नहीं सकते थे। कुणाल भी उनके साथ चलने लगता है। हॉस्पिटल के एंट्रांस पर ही डॉक्टर शुक्ला और डॉक्टर अभिनव खड़े होते हैं। कुणाल उन्हें सर हिलाकर ग्रीट करता है और डॉक्टर शुक्ला से कहता है, डॉक्टर अंकल, क्या सारी तैयारी हो गई? हम अभी ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। डॉक्टर शुक्ला, हाँ कुणाल, सब कुछ एकदम रेडी है और मेरी स्टूडेंट तुम्हारे छोटे डैड को ऑपरेट करने के लिए ओटी में ही है। चलो अब बिना देरी के प्रोसेस चालू करते हैं। कुणाल भी अपना सर हाँ में हिला देता है और वो सब ओटी की तरफ जाने लगते हैं। ओटी के आते ही कुणाल बाहर ही रुक जाता है और डॉक्टर रंजीत शुक्ला और अभिनव अंदर चले जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर। नायरा जो सभी चीजें सेट कर रही थी, ओटी का डोर खुलते ही उसकी नजर स्ट्रेचर पर लेटे उस आदमी पर पड़ी है जिसे उसने आज पहली बार देखा है, जो उन 2 लोगों में से एक है जिनसे वो खुद से भी ज्यादा प्यार करती है।
अपने पापा की ऐसी हालत देख उसकी आंखें भीग जाती है, और जब उसे एहसास होता है कि वो रो रही है, वैसे ही वो अपने ट्रांसपेरेंट ग्लासेस निकालकर दूसरी तरफ मुड़कर खड़ी हो जाती है और अपनी भीगी हुई पलकें साफ करती है। नायरा खुद से कहती, ये समय इमोशनल होने का नहीं है, तुझे अपने पापा को ठीक करना है, फोकस ऑन डेट, और अपनी आंखें बंद कर लेती है। गहरी सांस लेकर जब आंखें खोलती है तो उसकी आंखों में सिर्फ आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय था कि वो सब ठीक कर देगी, और मड़कर खुशी से अपने पापा को देखती है। रंजीत जी आकर उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं, तुम्हारे पापा को जब पता चलेगा उनकी बेटी इतनी काबिल है कि आज वही उनका इलाज कर रही है, तो उन्हें तुम पर बहुत गर्व होगा। जाओ और अपने पापा को बचा लो। नायरा अपना सर हिलाकर ऑपरेटिंग टेबल के पास जाती है और अपने पापा को प्यार से देखती है। वो सोचती है उसका ये चेहरा तो अपने पापा जैसा है, बस आंखें और लिप्स को छोड़कर, और हल्का सा मुस्कुरा देती है, और एक पल में ही बेटी से डॉक्टर बन जाती है और जल्दी से एंटीडोट इंजेक्ट करती है। जब आर्यन उसे देखते हैं तो पता नहीं क्यों वो उसे अपनी सी लगती है। वो उसका चेहरा नहीं देख सकते थे क्योंकि लाइट की वजह से सब धुंधला था। नायरा अपना काम शुरू कर चुकी थी, उसने अब अपनी निडल्स निकाल ली थी और वो गोल्डन निडल्स का इस्तेमाल करके उस ब्लड को निकालेगी जो पॉइजन बन चुका है। अच्छी और हैरान कर देने वाली बात यह है कि पॉइजन उनके ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचा। इससे नायरा भी थोड़ा शॉक थी कि 1 महीना तो काफी होता है किसी की बॉडी के ऑर्गन्स को खराब कर देने का, और ये वायरस इसलिए तो ब्लैक मार्केट में इतना प्रसिद्ध है क्योंकि ये 10 से 12 दिनों में पूरी तरह बॉडी में फैल जाता है। नायरा अपने पापा के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर नीडल्स रखती है। वो बहुत स्पीड से एकदम सही तरीके से सारी नीडल्स उनके सीने से पेट तक लगा देती है। उसके बाद गर्म पानी की भाप छोड़ने वाली मशीन को चालू करती है, जिससे पूरे रूम में भाप और गर्मी हो जाती है। वही डॉक्टर शुक्ला उस भाप को और असरदार बनाने के लिए उसमें जड़ी बूटियां डालते हैं जो जहर को खींचने में मदद करती है। डॉक्टर अभिनव नायरा को असिस्ट करते हैं और थोड़ी ही देर में वो सब देखते हैं कि उन पॉइंट से जहां निडल्स लगी है वहां से काले रंग का खून आने लगता है। नायरा को अपने पापा की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। वो जानती है कि ये जहर निकालने में भी काफी समय लगता है और उससे होने वाला दर्द सहना आसान नहीं था। उसकी एक आंख से आंसू निकल पड़ता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। वो उनकी एक एक खून की बूंद का हिसाब करेगी और इससे दुगना खून वो उनका बहाएगी जो इन सब में शामिल है। नायरा की आंखें लाल थी जब वो ये सब सोच रही थी। उधर मौजूद हर शख्स डर चुका था उसकी खूंखार आंखों को देखकर। 1 घंटे बाद जब सबने देखा अब खून काला नहीं है तो उन्होंने उस प्रोसेस को बंद कर दिया, और नायरा हल्के गुनगुने पानी से कॉटन के कपड़े को भीगाकर अपने पापा का चेहरा और उनकी खून से लथपथ सीने को साफ करती है। चाहे वो खून अब जहर था, लेकिन वो था तो उसके पापा का खून, जिसे देख वो खुद को रोने से रोक नहीं सकती थी। आर्यन की हालत बहुत खराब थी क्योंकि उनके अंदर अब ज्यादा खून नहीं बचा था। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और उन्हें जल्दी से नॉर्मल वार्ड में एडमिट किया गया और ग्लूकोज की बोतल लगा दी। नायरा भी ओटी से बाहर आती है। उसे कुणाल दिखता है जो उसके पापा के रूम के बाहर परेशान बैठा था। उसे देख नायरा के चेहरे पर एक खुशी थी कि उसके पापा सिर्फ इस एक इंसान की वजह से अकेले नहीं थे, और एक वार्ड बॉय को बुलाकर कुणाल को पानी देने का बोलकर चली जाती है, और वो वार्ड बॉय भी जल्दी से बोतल लेकर कुणाल को दे देता है जिसे नायरा ने उसे जाने से पहले दिया था। कुणाल बोतल को देखता है, फिर उस बॉय को, तो वार्ड बॉय कहता है, सर वो डॉक्टर जो गुरुजी की स्टूडेंट है जिन्होंने मिस्टर सिंघनिया का इलाज किया, उन्होंने आपको परेशान देखा तो ये पानी की बोतल आपके लिए भिजवा दी। उसका जवाब सुनकर कुणाल एक पल के लिए सोचता है, फिर बोतल लेकर उस बॉय को डॉक्टर को थैंक यू कहने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद वो पानी पीता है। उसे समझ आ जाता है ये नॉर्मल पानी नहीं है, इसमें नींबू और पुदीना की महक थी जिससे उसे काफी शांति मिलती है। 2 घंटे में ब्लड की बोतल भी चढ़ जाती है और नायरा भी उन्हें दूर से देखकर चली जाती है, बस छोड़ जाती है तो एक लेटर। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि क्या लिखा है नायरा ने उस लेटर में, जानने के लिए बने रहिए मेरी इस कहानी के साथ। जिसने भी लाइक और कमेंट किए उसे थैंक यू। जो देखते हैं वो कम से कम लाइक ही कर दिया करो प्लीज।